हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जो तुम्हारा मेटल एंड नॉन मेटल में है। अब ये जो मेटल्स हैं इनको हमने क्लासिफाई किया हुआ है हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिविटी। ये रिएक्टिविटी सीरीज तुम लोगों ने पहले चैप्टर में भी पढ़ी थी, तो पता होगा कि बहुत सारे मेटल्स जो है हाईली रिएक्टिव होते हैं। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम जो है बहुत लो रिएक्टिव हैं। बाकी जो चैप्टर एलिमेंट्स हैं वो मीडियम रिएक्टिविटी के हैं। अब मेटल्स क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं तो आसानी से अर्थ की क्रस्ट में जो इम्प्योरिटीज हैं उनके साथ में रिएक्ट कर जाते हैं, तो इसलिए वो हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलते, हमको ओर्स की फॉर्म में मिलते हैं। ओर्स क्या होता है? ओर्स वो मिनरल्स होते हैं जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, जिनसे हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब हमको कि ये जानना होगा कि इस वीडियो को देख के तुमको मिलेगा क्या। देखो, तुम इस वीडियो के बाद तक ये पता लगा सकते हो कि क्यों मेटल का जो एक्सट्रैक्शन होता है इस बात पे डिपेंड करता है कि उनकी रिएक्टिविटी सीरीज में पोजीशन क्या है, उनके एक्सट्रैक्शन रूट जो है किस किस तरीके से, किस किस मेथड से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, या इस पर्टिकुलर मेथड को ही क्यों यूज करते हैं उनके एक्सट्रैक्शन के, ये तुम पता कर पाओगे। ओर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या है, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, रिडक्शन, रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिसिस, ये क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम इंटरप्रेट कर सकते हो इक्वेशंस और केमिकल इक्वेशंस और फ्लो चार्ट्स कि क्या क्या स्टेप्स जो हैं हम लोग फॉलो करेंगे। तो इसके लिए अभी हम लोग आगे चलते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होता है। देखो, जब भी हम ओर से प्योर मेटल को निकालते हैं, ओर क्या है? ओर वो मिनरल्स हैं जो अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं, जिनसे कि हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब हमें उन ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो एक पूरा प्रोसीजर है। सबसे पहले तो कंसंट्रेशन किया जाता है, यानी उनसे जो अर्थी इम्प्योरिटीज हैं, अर्थ में जो इतनी भी इम्प्योरिटीज हैं, डस्ट है, पार्टिकल्स हैं, जिन्हें हम लोग गैंगे बोलते हैं, उनको ओर से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप होता है कि कन्वर्जन का, कन्वर्ट करा जाता है कंसंट्रेटेड ओर को किसमें? सुटेबल ऑक्साइड में या अदर कंपाउंड में। जनरली ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है जनरली, क्योंकि ऑक्साइड को रिड्यूस करना जो है बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। रिड्यूस करना क्या होता है? आप किसी एजेंट के साथ में रिएक्शन करा रहे हो, किसी एलिमेंट के साथ में, जो ऑक्सीजन आराम से ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम कार्बन होता है वो। ठीक है, रिडक्शन हम लोग बहुत सी जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनका हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। कुछ जो क्रूड मेटल्स होते हैं उनको प्यूरिफाई करने के लिए, जैसे हम लोग रिफाइनिंग का यूज करते हैं। तो रिफाइनिंग क्या प्रोसेस है, क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं, सारा का सारा इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो ये 4 स्टेप्स हैं बेसिकली कि आप ओर से प्योर मेटल जो ऑब्टेन कर रहे हो उसके क्या क्या होते हैं। सबसे पहला स्टेप है कंसंट्रेशन, कि हम उसमें जो गैंगे हैं, मतलब इम्प्योरिटीज जो हैं, उनको अलग करेंगे। सेकंड स्टेप है कन्वर्जन। अब कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड, जो हाईली रिएक्टिव होती है उनको कन्वर्ट नहीं किया जाता ऑक्साइड्स में। ठीक है, क्यों नहीं किया जाता आगे इसको डिस्कस करेंगे। रिडक्शन में होगा कि ऑक्साइड जो बना है, जो कि जनरली बनता है कैल्सिनेशन में और रोस्टिंग में, मीडियमली रिएक्टिव जो होते हैं। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग तुम्हारे लिए नई टर्म्स हैं, आगे उसके बारे में भी बात करेंगे। रिफाइनिंग की हम प्यूरिफाई कर रहे हैं मेटल को, मेटल जो प्योर मेटल है वो मिलेगा। अच्छा, मुझे ये बता दो जरा कमेंट में कि प्योर मेटल कहाँ पर मिले, कौन से इलेक्ट्रोड में मिलेगा, कैथोड में मिलेगा, एनोड में मिलेगा, और क्यों मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट्स में दे देना। अब रिएक्टिविटी क्यों मैटर करती है? देखो, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, दीज आर वेरी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, क्योंकि इनके पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कंपाउंड बनाने की। तो इनके कंपाउंड जो होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होता है रिड्यूस करना। क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि इनकी जो ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, दे हैव हाई reactivity towards ऑक्सीजन के टुवर्ड्स इनकी जो एफिनिटी है, मतलब ये उसके साथ में जो रिएक्शन करेंगे, बॉन्ड जो बनेंगे, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इजीली किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से वो ऑक्सीजन इनसे रिलीज नहीं कराया जा सकता। तो आंसर इज इन वन लाइन, दे हैव हाई रिएक्टिविटी या एफिनिटी, हाई एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन।
आप रिएक्टिविटी की जगह एफिनिटी लिख लीजिए। एफिनिटी इज द वर्ड, तुम्हारी एनसीईआरटी में भी एफिनिटी दिया हुआ है। एफिनिटी इनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। अब जो मीडियमली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि तुम्हारा जिंक है, आयरन है, लेड है, कॉपर है, जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, फेरिक, ये फेरिक हेमेटाइट की फॉर्म में होता है Fe2O3, लेड गैलेना की फॉर्म में होगा, कॉपर आपका Cu2S की फॉर्म में होगा। ये जो एलिमेंट्स हैं ये मीडियमली रिएक्टिव होते हैं। अब जो मीडियमली रिएक्टिव होते हैं उनमें दो प्रोसेस होते हैं, या तो किया जाएगा कैल्सिनेशन और या फिर किया जाएगा रोस्टिंग। दोनों चीजें एक ही ओर के साथ में नहीं की जाती, या तो कैल्सिनेशन होगा उसके साथ में या रोस्टिंग होगा। अब होते क्या है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, ये हम लोग आगे जो है वो बात कर लेंगे। इसके अलावा आ जाते हैं सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी, ये बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव होते हैं। इनके जो ओर्स हैं वो डिकम्पोज तो हो जाते हैं ऑन सिंपल हीटिंग। उनको आप हीट कर दीजिए, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अपने नेटिव स्टेट में जो है कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। सो अब ये मेटल्स ऑफ हाईली रिएक्टिविटी जो होते हैं ये सेपरेट किए जाते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से ही ये क्यों सेपरेट किए जाते हैं, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग क्यों नहीं की जाती? क्योंकि मैंने अभी जो बताया कि इनकी जो एफिनिटी होती है टुवर्ड्स ऑक्सीजन वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो ये इजीली ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते। देखो जनरली क्या होता है कि हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। एल्यूमिनियम एक स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीजन के साथ में इजीली रिएक्ट कर जाता है। अभी आगे रिएक्शन भी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड में बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है। तो इनके कंपाउंड जो है रिड्यूस किए जाते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ना लिख के तुम लोग लिखना इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, वो ज्यादा सही है। बुक में भी वो दे रखा है। देखो एनसीईआरटी को ही सीबीएसई मार्किंग स्कीम में फॉलो करता है। इन केस मार्किंग स्कीम में भी नहीं है तो हम लोग भी टीचर्स भी ये देखते हैं कि वो चीज एनसीईआरटी में दी गई है या नहीं। एग्जाम्पल जो इसके हैं, आपको मोल्टन सोडियम क्लोराइड से सोडियम मेटल फॉर्म लेना है। मोल्टन के जो कंपाउंड्स होते हैं, पिघले हुए जो कंपाउंड होते हैं, इनमें आयन जो है आसानी से फ्लो कर जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के अंदर तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रोड्स होंगे वो दो होंगे। जैसे NaCl का हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करेंगे, तो Na और Cl2 में अलग अलग वो डिकम्पोज हो जाएगा, अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के ऊपर वो चीज फॉर्म हो जाएगी। तो ये देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज मेटल्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय रिड्यूसिंग देयर ऑक्साइड विद कार्बन because they have a stronger affinity for carbon for oxygen than carbon does। मतलब कार्बन की जो एफिनिटी है, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कार्बन बना सकता है वो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। तो इसलिए ये आराम से हीट करके ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते, या इनको हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते कार्बन के। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनिया की फॉर्म में होता है। बॉक्साइट, बॉक्साइट इज कन्संट्रेटेड एंड कन्वर्टेड टू एल्यूमिनियम। एल्यूमिनिया का फॉर्मूला है Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है ये इस फॉर्म में जो है और एल्यूमिनियम का पाया जाता है। इसको इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, ठीक है, ताकि आपको एल्यूमिनियम जो है वो प्योर एल्यूमिनियम जो है इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो सके। तो कार्बन के एनोड्स यूज किए जाते हैं। और क्यों किए जाते हैं? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी वो इजीली कंडक्ट कर सकते हैं। अभी तुम लोगों को मुझे कमेंट में उसका आंसर देना है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हम लोग करते हैं उसमें प्योर मेटल कौन से इलेक्ट्रोड पे पाया जाएगा, डिपॉजिट होगा और क्यों। ठीक है। तो एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है प्लस 3 इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो हट जाएगा, बिकॉज 3 इलेक्ट्रॉन के ऊपर -3 का चार्ज हो जाएगा, +3 का चार्ज इसके पास है ही। दूसरे जो टाइप की मेटल्स हैं वो है मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, यानी जिनकी रिएक्टिविटी जो है ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। इनमें सबसे पहला स्टेप होगा उस ओर को कंसंट्रेट किया जाएगा। कंसंट्रेशन क्या है? उसकी जो इम्प्योरिटीज हैं उनको सेपरेट आउट किया जाएगा। बाद में इसमें जो प्रोसेस यूज होते हैं वो होते हैं या तो रोस्टिंग या फिर कैल्सिनेशन। अभी रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या होता है? हीटिंग ऑफ ओर होता है बेसिकली। इस रोस्टिंग हमेशा सल्फाइड ओर्स का किया जाता है, सल्फाइड ओर्स, और कैल्सिनेशन किया जाएगा कार्बोनेट ओर्स का। तुम्हारे लिए याद करना बहुत आसान है, CC कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर्स का और
RS रोस्टिंग होता है सल्फाइड की ओर्स का। अब रोस्टिंग का मतलब जैसे हम लोग किसी भी चीज को भूनते हैं और भूनने के लिए तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए, तो रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वेयर इज कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाद रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से जो चीजें फॉर्म होती है वो होते हैं उस मेटल के ऑक्साइड्स। मेटल के ऑक्साइड्स फॉर्म होने के बाद में जो है ये मेटल रिड्यूस किए जाते हैं कार्बन से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, या कोई भी अलग रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है, ठीक है। तो ये वाला जो कैल्सिनेशन का पॉइंट लिखा हुआ है कि मेटल सल्फाइड से मेटल ऑक्साइड बना और मेटल ऑक्साइड को बाद में रिड्यूस किया, क्या बनाया, मेटल जो है फ्री स्टेट में मिल गया। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है रोस्टिंग इज द हीटिंग ऑफ अ सल्फाइड ओर्स इन एक्सेस ऑफ एयर। तो यहाँ देखो इक्वेशन में प्लस 3O2 लिखा है, यानी ऑक्सीजन अलग से भी प्रोवाइड करा जा रहा है। गैलेना, कॉपर सल्फाइड, ये ओर्स पाए जाते हैं जो सल्फाइड ओर्स होते हैं, ठीक है। तो इनको हीट किया जाएगा लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस के में। तो ये लिखा है ZnS प्लस 3O2 गिव ZnO प्लस SO2। अब ये ZnO जो देखो ये चीज कॉमन देखो दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, कि ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जा रहा है, बिकॉज ऑक्साइड को रिड्यूस करना जो होता है आसान होता है। आपने कार्बोनेट की ओर को हीट किया, कौन से प्रोसेस से किया, कैल्सिनेशन से किया। जिंक कार्बोनेट जो हीट हो गया तो क्या मिला आपको, ZnO मिला प्लस CO2 मिल गया। तो अब ये ZnO जो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों में मिला है ये रिड्यूस कराया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जिंक है, देखो जिंक ऑक्साइड अभी हमने मीडियमली रिएक्टिव में देखा, जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ में रिएक्शन करी तो हमें मिला क्या, जिंक मिल गया और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया। तो यहाँ पर कार्बन एक्ट कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर देखो Fe2O3 है, इस आयरन के इस ऑक्साइड के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन हुई है जिसने कि इसको आयरन को रिड्यूस कर दिया, मींस उसमें से ऑक्सीजन हटा दिया और हमें मिला क्या, आयरन मिल गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ने रिड्यूस किया किसको, आयरन 3 ऑक्साइड, यानी जिसकी वैलेंसी 3 है इन द ब्लास्ट फर्नेस। दिस इज थर्माइट। एल्यूमिनियम जो है ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। आयरन ऑक्साइड जो होता है हमारा Fe2O3 उसको रिड्यूस कर देता है आयरन में। अब ये आयरन जो मिला है ये मॉल्टन स्टेट में पाया जाएगा, मॉल्टन स्टेट में पाया जाएगा आयरन। मॉल्टन स्टेट यानी पिघली हुई स्टेट। अब ये पिघल कैसे गया, ये जो हीट रिलीज हुई इस पूरे प्रोसेस के अंदर वो इतनी ज्यादा होती है कि आयरन मॉल्टन स्टेट में पाया जाता है। इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से ही इसको यूज किया जाता है रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में। बहुत बार क्वेश्चन आता है, अ कंपाउंड X रिएक्ट विद एल्यूमिनियम इज रिड्यूस्ड बाय एल्यूमिनियम एंड रिड्यूस्ड टू अ मेटल Y, ठीक है, एंड दैट this reaction is used in the joining of railway tracks. Identify X and Y, give relevant equation. तो X तुम्हारा हो गया Fe2O3 जो कि रिड्यूस हुआ किसमें, Y हो जाएगा केवल Fe में, 2Fe में, और इक्वेशन ये वाली लिखी जाएगी। और व्हाट इज द रोल ऑफ एल्यूमिनियम इन दिस इक्वेशन, एल्यूमिनियम इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आया था ये। कॉपर जो होगा, कॉपर की बात करूं तो कॉपर रिलेटिवली लो टू मीडियम रिएक्टिविटी में आता है और ज्यादातर एक्सट्रैक्ट किया जाता है अपने सल्फाइड की ओर से Cu2S में। अब सर हमें पता है कि सल्फाइड की जो ओर्स होती हैं उनका रोस्टिंग किया जाता है, रोस्टिंग यानी कि हीट किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। अब जब इसको हम इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रिएक्ट कराएंगे तो हमको मिलेगा कॉपर ऑक्साइड। पता ही है कि ऑक्साइड जो है वो जरूर मिलता है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। फिर ये दोबारा से रिड्यूस कराया जाता है। जो कॉपर की ऑक्साइड है इसकी रिएक्शन हमने करा दी कॉपर सल्फाइड के साथ में और हमें मिल गया कॉपर जो कि फ्री स्टेट में पाया जाएगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार बोर्ड में पूछी जा चुकी है। कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो डायरेक्ट आपको आंसर्स नहीं मिलेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, वही है कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस, वो सीबीएसई के नए सिलेबस के हिसाब से ज्यादा आएंगे, ठीक है। अब हम लो रिएक्टिविटी की बात करते हैं। देखो लो रिएक्टिविटी जो है इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाते हैं तो इजीली क्या नाम है सेपरेट किए जा सकते हैं अपने ओर से थ्रू सिंपल हीटिंग। आपने HGS को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करा दिया, कौन सा प्रोसेस है ये, रोस्टिंग का, और ऑक्साइड जो बना इसको सिंपल हीट किया तुमने
और क्या बन गया Hg+O2। और ये सिल्वर और गोल्ड की बात करते हैं तो ये तो इजीली नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। जितना लो रिएक्टिविटी होगा उतने कम एफर्ट लगाने पड़ेंगे उनकी मेटल्स उनके कंपाउंड से सेपरेट करने में। जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा दैट मींस की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एफर्ट्स थोड़े ज्यादा यूज किए जाएंगे। अब आ जाओ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में। देखो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो कि हमने यूज कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और जो क्या नाम है मेटल है उसको प्योर फॉर्म में पाया जा रहा है। कैथोड पे हम क्या लगाएंगे, एक थिन शीट लगाएंगे प्योर कॉपर की। कैथोड कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, नेगेटिव होता है, और ये कौन सा होता है, दिस इज पॉजिटिव। एनोड पॉजिटिव होता है, ठीक है। कैथोड पे हमने प्योर कॉपर लगाया, एनोड पे इम्प्योर कॉपर लगा दिया, और जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेंगे वो होगा एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन CuSO4। कॉपर के जो एटम है एनोड से एंटर करेंगे सॉल्यूशन में एज Cu2+, ठीक है। तो एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो ये रहेगी Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और जो कॉपर 2+ के आयन्स हैं ये कहाँ पर डिपॉजिट हो रहे हैं, प्योर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं कॉपर के आयन, ठीक है। अब क्यों हो रहे हैं ये, इसका जो रीजन है ये तुम्हें बताना है, इसका आंसर तो तुम्हें यहाँ से पता लग गया। लेस रिएक्टिव इम्प्योरिटीज जो होती हैं जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, दीज सेटल्ड एज एनोड मड। एनोड मड क्या होती है, इम्प्योरिटीज दैट आर सेटल्ड बीनीथ एनोड, नीचे पाई जाती है एनोड, उनको हम लोग बोलते हैं एनोड मड, ठीक है। इसके अलावा एक कंपैरिजन कर लो तीनों रिएक्टिविटी के, जल्दी से हम कंपैरिजन कर लेते हैं और कि क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव हैं। अब ये केमिकल रिडक्शन से ही सेपरेट क्यों किए जाते हैं, मैंने बता दिया। एफिनिटी जो होती है ऑक्सीजन के टुवर्ड्स वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये जो मीडियम रिएक्टिव है जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, इनके लिए रोस्टिंग और कैल्सिनेशन यूज किया जाता है। और रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का कॉमन जो प्रोडक्ट है वो ये है कि ऑक्साइड्स जो हैं वो जरूर कन्वर्ट किए जाएंगे। क्यों, क्योंकि ऑक्साइड को रिड्यूस करना बहुत ज्यादा इजी होता है, और जो लो रिएक्टिव होते हैं उनको डिकम्पोज करना या रिड्यूस करना बहुत ज्यादा आसान होता है। आपको कोई स्पेशल मेथड नहीं करना, सिंपल हीट करना आपको, ठीक है। अब हमने ये जान लिया कि व्हाई हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, क्यों किया जाता है, ठीक है। दूसरा, हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बीच में विद इक्वेशंस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। पूरा एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं एक्सट्रैक्शन का कि क्या क्या होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का रोल बता सकते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्या हो रहा है इन मीडियमली रिएक्टिव एलिमेंट्स या मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट्स में। एक्सट्रैक्शन की इक्वेशन लिख सकते हैं जिंक, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम की, जो हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ी है अभी। रिएक्टिविटी सीरीज का यूज करके हम जस्टिफाई कर सकते हैं एक्सट्रैक्शन मेथड को। मैं तुमसे कहूँ एल्यूमिनियम को एल्यूमिनिया से एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो एल्यूमिनियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, तो हम लोग उसको इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का इस्तेमाल करेंगे। हम ड्रॉ और लेबल कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर को, या हम बता पाएंगे कौन से इलेक्ट्रोड पे प्योर कॉपर होगा, कहाँ पर प्योर कॉपर होगा, इम्प्योरिटीज कहाँ पर रहेंगी, प्योर कॉपर किधर डिपॉजिट होगा, ये सारा का सारा हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो ये अब आउटकम्स हैं जो तुम इस वीडियो के बाद में बता सकते हो।